हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं कुमार रूपेश और आप सभी का वेलकम है ब्राइट होराइजन्स एडू पे। क्या आपने कभी सोचा है मिल्क से कर्ड कैसे बन जाता है, ब्रेड पर फंगस क्यों लगते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर छिपा है एक ऐसे इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड में जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, है ना। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का सेकंड चैप्टर, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई। इस चैप्टर में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं और हमारे डेली लाइफ में इनका क्या रोल है। ये हमारे लिए बेनिफिशियल्स कब होते हैं और कब हमारे लिए हार्मफुल बन जाते हैं। हम इस पूरे चैप्टर में लेटेस्ट एनसीईआरटी के अनुसार लाइन बाय लाइन आसान भाषा में रियल लाइफ एग्जांपल्स और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे ताकि हर कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो अपनी एनसीईआरटी बुक तैयार रखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी अद्भुत दुनिया की यात्रा जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देती है, लेकिन हमारी जो जिंदगी है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, यानी हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। हैव यू एवर वंडर्ड what you might see if the invisible world around you become visible? तो कभी आप इस चीज को लेकर अचंभित होते हैं, है ना, वंडर्ड होते हैं कि आपके आसपास की जो दुनिया है ना, जो आसपास की जो चीजें आप देखते हैं, है ना, इस दुनिया में अपने आसपास जो भी चीजें देख रहे हैं, सपोज अगर वो दिखने लग जाए आपको, है ना, तो आपको कैसा लगेगा, है ना। हाउ यू फील, हाउ डू यू थिंक योर ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस हिडन वर्ल्ड माइट चेंज द वे यू थिंक अबाउट साइज। तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है ना, इस हिडन वर्ल्ड के बारे में, वैसी दुनिया जो अभी तक क्या है, छिपी हुई है ना। तो जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है ना, तो हम सोचते हैं उसके बारे में कि ये कितना बड़ा है, कितना छोटा है, या कितना मैक्सिमम हो सकता है या कितना मिनिमम हो सकता है, वो सडनली क्या है आपका, वो क्या चेंज हो पाएगा। जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, जो चीजें हैं, बहुत सारे हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को देखते हैं, तो उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है यानी जटिलता है, और इवन काउंट एज लिविंग, है ना, और लिविंग वर्ल्ड में जो चीजें हम देख रहे हैं, है ना, तो जो उनका काउंट है, जो उनकी संख्या है ना, उसको हम किस तरीके से देखेंगे अगर ये चीजें विजिबल हो जाए। हैव यू थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, हाउ दिस टाइनी लिविंग बीइंग इंटरेक्ट विथ ईच अदर। तो ये जो छोटे छोटे जो लिविंग बीइंग है, ये कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का जो जवाब है आज इस सेशन में आपको मिलने वाले हैं, है ना। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर अबव अ सर्टेन साइज। तो जो ह्यूमन आई होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो हम उसके सर्टेन साइज तक ही देख सकते हैं, वो इतना छोटा हो जाए कि वो हमको दिखाई ही ना दे। फॉर अ लॉन्ग टाइम मेनी टाइनी थिंग्स अराउंड अस रिमाइंड अननोन। तो लंबे समय तक क्या है कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीजें जो थी हमारे आसपास, वो हमारे लिए अननोन था। लॉन्ग अगो पीपल डिस्कवर्ड दैट अ कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास कुड मेक अ स्मॉल थिंग्स लुक बिगर। तो लोगों ने क्या है कि इन्वेंशन किया, है ना, खोजा अ कर्व पीस ऑफ ग्लास, एक ऐसा ग्लास पीस, है ना, जो कि कर्व था, और उससे हमने छोटे चीजों को बड़ा देखना शुरू किया, जो कि छोटी चीजों को क्या दिखाता था, बड़ा दिखाता था। द पीस ऑफ ग्लास वाज शेप्ड लाइक अ लेंटिल सीड। तो जो ये पीस ऑफ ग्लास था, जो उसका शेप था, जस्ट वैसे ही था जैसे लेंटिल सीड्स होते हैं, थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एज। यानी इस तरीके से अगर हम आपको ड्रॉ करके दिखाए, है ना, तो ऐसे शेप में, है ना, जो कि मिडल से क्या है, थिक है, और उसके एज पे क्या है,
थिन है। तो इस तरीके के ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े थे जिससे हम इन सब चीजों को देखना शुरू किए। हेंस दे कॉल्ड इट्स अ लेंस, है ना, जिसको क्या कहा गया, लेंस कहा गया। ठीक। ओवर टाइम लेंस वेयर इम्प्रूव टू बिकम मोर पावरफुल। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीता तो ये जो लेंसेज है ये इम्प्रूव हुए और ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, है ना। ईच न्यू टूल फ्रॉम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास टू माइक्रोस्कोप, है ना, जितने भी टूल्स है, मैग्नीफाइंग टूल है जिससे हम छोटी चीजों को बड़ा देखते हैं, फ्रॉम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास, जो सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है, वहां से लेकर माइक्रोस्कोप्स तक, हेल्प्स ह्यूमंस सी व्हाट देयर आईज कुड नॉट। तो ये हेल्प करने लगा ह्यूमंस को उन सब चीजों को देखने में जो कि हमारे आंखें जो है वो जनरली नहीं देख सकती, यानी अपने नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप ओपनड अ फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड फिल्ड विद द टाइनी लिविंग क्रिएचर्स। तो माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन से क्या हुआ, ओपन अ फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड, एक ऐसा हिडन वर्ल्ड जो कि बहुत ही फैसिनेटिंग था, है ना, तो वो जो है हमारे सामने आया। फिल्ड विथ टाइनी लिविंग क्रिएचर, जो कि भरे हुए थे बहुत छोटे छोटे क्रिएचर्स से। वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दिस लाइफ फ्रॉम इन दिस चैप्टर। तो हम सभी आज उन्हीं चीजों को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसमें लाइफ फ्रॉम इन दिस चैप्टर, है ना, जो उनका जीवन है उनसे जुड़े हुए टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, आज एक्सप्लोर करेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द अमेजिंग वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग, है ना, तो हमने पहले भी सीखा है ना, हम थोड़ा बहुत जान रहे हैं जो अमेजिंग वैरायटी होता है लिविंग बींग्स का, है ना, उसमें पहले से हम बहुत सारे वैरायटीज हम देख रहे हैं जो हम अपने नेकेड आईज से देख रहे हैं, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को देख रहे हैं, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को देख रहे हैं जिनका अलग अलग साइज एंड शेप होता है। दे आर सो मेनी ब्यूटीफुल प्लांट्स, जहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लांट्स भी है, एंड एनिमल्स, दे आर ऑफ ऑल शेप साइज एंड कलर, है ना, जो कि अलग अलग शेप में, है ना, अलग अलग साइज में, अलग अलग कलर्स में हमको देखने को मिलता है। सम लिविंग बींग्स आर टाइनी वाइल अदर्स आर रियली बिग। कुछ ऐसे लिविंग बींग्स हैं जो कि बहुत ही छोटे हैं, है ना, और कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े हैं। दे डिफर नॉट ओनली इन देयर स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन मेनी अदर फीचर। तो ये जो है ये एक दूसरे से इसलिए डिफरेंट नहीं है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर क्या है, अलग है, ये और भी कई सारे फीचर्स को लेकर एक दूसरे को से क्या है, डिफर करते हैं, है ना, यानी अपने आप को अलग करते हैं। ऑल दीज लिविंग बींग्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। इन सभी लिविंग बींग्स को, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। हैव यू एवर नोटिस द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म अराउंड यू दैट इज विजिबल टू द नेकेड आई। तो कभी आपने नोटिस किया होगा कि जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स है आपके अराउंड, ये हमारे नेकेड आई से विजिबल क्यों नहीं होता है। थिंक अबाउट इट, हाउ स्मॉल अ थिंग कैन योर आईज एक्चुअली सी। तो आप सोच कर देखिए कि आखिर कोई भी चीज कितना छोटा हो सकता है जो हमारी आंखें उसको देख सकती है। यू माइट हैव सीन सम पीपल यूजिंग रीडिंग ग्लास, हाउ डज इट हेल्प देम टू सी बेटर। आपने लोगों को देखा होगा कि रीडिंग ग्लास का यूज करके वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर बुक्स पढ़ते हैं ना, तो वो उनको देखने में कैसे हेल्प करता है ना, जो उनका रीडिंग कैपेसिटी है या जो आंखों से वो देखते हैं तो उसको कैसे इनहेंस करता है ना, जो ग्लासेस रीडिंग ग्लासेस उनको कैसे इनहेंस करता है। और व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व समथिंग, और क्या होता है जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास से लेकर किसी भी चीज को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे हैं अपने एक्टिविटी सेक्शन में। लेट अस ऑब्जर्व, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क मेड अप ऑफ ग्लास सोन इन फिगर 2.1, है ना, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। एक तरीके से एक बॉटम फ्लास्क लेना है आपको जो कि किससे बना हुआ हो, ग्लास से। क्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क विथ अ कॉर्क, और उसको क्या करना है, जो उसका माउथ है उसको, फ्लास्क के माउथ को क्या करना है, कॉर्क से बंद कर देना है। नाउ प्लेस द फ्लास्क ऑन द ओपन बुक एंड लुक
द लेटर्स थ्रू इट। और क्या करना है, बुक्स के ऊपर आपको रखना है, ठीक है, ओपन बुक के ऊपर, और आपको देखना है किसको, उससे होते हुए आपको लेटर्स को देखना है ना। तब अभी वे ऑब्जर्व करेंगे कि आखिर वो लेटर्स दिखते कैसे हैं। डू यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग, तो क्या आपने कोई इंटरेस्टिंग सा चीज नोटिस किया। द लेटर्स अपीयर लार्जर, तो जो लेटर्स थे बुक्स में वो क्या हो गए, लार्जर हो गए, है ना, बड़े दिखने लगे। वेन सी थ्रू द फ्लास्क, जब हमने फ्लास्क के अंदर से उसे देखा। दिस हैपन बिकॉज द फ्लास्क फिल्ड विथ वाटर एक्ट्स लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ये जो फ्लास्क था ये इसीलिए ये हो पाया क्योंकि इसके अंदर क्या था, वाटर जो है एक्ट्स लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसने एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम किया। नाउ यूज अ रियल मैग्नीफाइंग ग्लास टू लुक एट स्मॉल ऑर्गेनिज्म, है ना। तो अब जो है हम रियल मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए, लाइक एन एंट, वेयर यू एबल टू सी द डिटेल्स ऑफ इट्स बॉडी मोर क्लियरली, है ना। तो बचपन में स्टार्टिंग में जब आप स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं और जब आपको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स मिला होगा, है ना, तो उस मैग्नीफाइंग ग्लास से आपने हर चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा, है ना, देख देख कर कि उसके साइज को बड़ा करके देखते हैं। तो जैसे एक छोटी सी चींटी है तो ऐसे उसके बॉडी स्ट्रक्चर को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास से जो उसका साइज होता है वो बड़ा दिखता है, जिस कारण से हम उसके कंप्लीटली उसके बॉडी स्ट्रक्चर को अच्छे से क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल वेयर क्यूरियस टू एक्सप्लोर द टाइनी ऑर्गेनिज्म अराउंड देम। लंबे समय तक जो है जो लोग थे वो बहुत ही उनके अंदर जिज्ञासा थी इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए जो कि टाइनी ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास है, बट दे कुड नॉट सी देम विद देयर नेकेड आई। अब ये इतने छोटे हैं कि हम अपनी नंगी आंखों से इसको देख नहीं सकते हैं। सो हाउ डिड वी फाइनली डिस्कवर दिस इनविजिबल वर्ल्ड, तो फिर कैसे हमने इस इनविजिबल वर्ल्ड को क्या किया, डिस्कवर किया, ठीक। डू यू नो विच साइंटिफिक डिस्कवरी हेल्प अस टू सी टाइनी वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा साइंटिफिक डिस्कवरी है जिसने ये हेल्प किया ताकि हम इस टाइनी वर्ल्ड को फर्स्ट टाइम देख सके। चलिए, अब एक छोटा सा सेक्शन है आपका जहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एवर हर्ड ऑफ, इन 1665 अ साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट हुक, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, पब्लिश्ड अ बुक कॉल्ड माइक्रोग्राफिया, जिन्होंने एक बुक पब्लिश किया जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ही वॉज अ केयरफुल ऑब्जर्वर एंड अ स्किल्ड आर्टिस्ट, तो वो जो है एक केयरफुल ऑब्जर्वर थे और एक स्किलफुल आर्टिस्ट भी थे, है ना। इन दिस बुक ही showed detailed drawing of tiny things that people had ever seen before। इस बुक में उन्होंने वैसे टाइनी चीजों को बनाना शुरू किया, ड्राइंग के रूप में दिखाया, फॉर्म के रूप में दिखाया, जिसको हमने पहले आज से पहले नहीं देखा था। थिंग्स ही सॉ यूजिंग अ टूल वी नाउ कॉल अ माइक्रोस्कोप, तो जो उन्होंने जो उसका ड्राइंग बनाया उस फिगर को उन्होंने देखा कैसे, है ना, तो उन्होंने माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखा, जिसको आज हम लोग सॉरी जिसके हेल्प से देखा आज उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। हिज माइक्रोस्कोप मेड थिंग्स लुक 200 to 300 times bigger than what one could see with the unaided eye, यानी वो लगभग माइक्रोस्कोप जो है उसने उससे हमने चीजों को 200-300 गुना बड़ा देखा, है ना। वन डे सॉरी उन्होंने देखा, one day he looked at a thin slice of cork and saw it was made of many small empty spaces. These compartment remained him of a honeycomb। तो सिंपल सा चीज एक चीज आप ऑब्जर्व करिए कि जैसे ही आपके हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास था तो आपने सब चीजों को लेकर देखना शुरू किया, ठीक वैसे ही जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ तो जो साइंटिस्ट थे उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी आई और लगभग जो चीज़ें हमारे आसपास थी सब चीज़ों को उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर लाकर देखना शुरू कर दिया, यानी ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। तो वैसे ही रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि एक पेड़ का जो तना के ऊपर जो छिलका होता है, कॉर्क, है ना, उसके स्लाइस को लिया और उसको माइक्रोस्कोप पे रख के देखा। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे मेनी स्मॉल, है ना, एम्प्टी स्पेस है यानी खाली जगह थे और उसमें ढेर सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए थे।
तो वो जो कंपार्टमेंट्स का जो शेप था उनको ये रिमाइंड कराया कि ये एक हनी कॉम की तरह है ना, यानी मधुमक्खी का छत्ता जो होता है उसके शेप का था। ही ड्रू व्हाट ही सॉ एंड कॉल्ड ईच स्मॉल स्पेस अ सेल। और उन्होंने क्या किया कि उसका एक ड्राइंग बनाया, ठीक है, जो उन्होंने देखा, और उसको एक जो छोटा स्पेस वो दिख रहा था कंपार्टमेंट के फॉर्म में, उसका उन्होंने नाम रखा या कहा सेल, है ना। तो सेल जो है बेसिकली इस तरीके से एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है ना। यहाँ हम प्लांट के कॉर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सेल है इट मीन्स कि ये चारों तरफ से क्या है, क्लोज्ड है ना, चारों तरफ से क्लोज्ड है और बीच में खाली जगह है, इसलिए इन्होंने इसको एक सेल कहना शुरू किया। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड सेल वॉज यूज इन साइंस टू डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये पहला समय था, है ना, जब साइंस में जो है वर्ल्ड ऑफ साइंस में जो है सेल वर्ड को यूज करना शुरू किया गया और उसको डिस्क्राइब किया गया बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के रूप में। अराउंड द सेम टाइम इन 1660s एंटोनियो वेन ल्यूनहॉक अ डच साइंटिस्ट मेड बेटर लेंसेज। तो फिर क्या हुआ, अब धीरे धीरे साइंस इवॉल्व हुआ, है ना, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, तो माइक्रोस्कोप भी क्या हुआ, अपग्रेड हुआ। तो 1660s में एवी ल्यूनहॉक ने, जो एक डच साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बेटर लेंस बनाया दैट अलाउ हिम टू बिल्ड मोर यूजफुल माइक्रोस्कोप, है ना, जो कि और ज्यादा इनहांस करके चीजों को दिखाने लगा। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लियरली सी एंड डिस्क्राइब टाइनी लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल्स। तो वो फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया, है ना, ब्लड सेल्स और कई सारे टाइनी लिविंग थिंग्स को इस अपग्रेडेड माइक्रोस्कोप से उन्होंने ऑब्जर्व किया और उनको ढूंढा। बिकॉज ऑफ दिस ही इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसलिए एवी ल्यूनहॉक को हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक। ये उनका जो बुक्स है उसका ये आपको फ्रंट दिया गया है, प्रिंटेड बाय 70 मार्टियन एंड 7A एल्फरेरी, ठीक है। तो ये बुक्स का जो है कवर आपको दिखाया गया है, ठीक। सेकेंड है आपका माइक्रोस्कोप ऑफ रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था वो ये है, ठीक है। और थर्ड जो आपको दिखाया गया है, सेल कॉर्क एज पब्लिश्ड इन द माइक्रोग्राफिया। तो जो उन्होंने सेल पब्लिश किया था उस बुक में जो ड्राइंग बनाया था, तो वो इस तरीके का स्ट्रक्चर था, ठीक है। चलिए, आई होप अच्छे तरीके से ये टॉपिक हम लोग समझ गए हैं। व्हाट इज अ सेल। चलिए, तो सेल का इन्वेंशन हमने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं सेल है क्या आखिर, है ना। ये जो सेल है ये है क्या, है ना, इसका स्ट्रक्चर क्या है ना, ये कैसे बना है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज अ सेल। ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग बींग हैं सभी सेल से मिलकर बने हुए हैं। यू माइट वंडर व्हाट सेल्स एक्चुअली लुक्स लाइक। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल यूजिंग अ माइक्रोस्कोप, है ना। तो चलिए बहुत नजदीक से इनके बेसिक स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। जैसे जो सेल है माइक्रोस्कोप के यूज से हम इसके स्ट्रक्चर्स को देख पाते हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी 2.2, लेट अस स्टडी अ सेल, है ना। तो अब हम सेल को स्टडी करते हैं और ये टीचर डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी है ना, स्टूडेंट के द्वारा नहीं है, टीचर को डेमोन्स्ट्रेट करना है, ठीक। फर्स्ट पैराग्राफ है, टेक एन अनियन बल्ब फ्रॉम योर किचन और गार्डन एंड वॉश इट थ्रूली विथ वाटर। आपको क्या करना है, किचन या गार्डन से आपको एक अनियन बल्ब लेना है एंड उसको अच्छे तरीके से पानी से धो लेना है। कट द अनियन बल्ब वर्टिकली इनटू पीसेस। आपको वर्टिकली क्या करना है, अनियन को काट लेना है, ठीक। टेक वन पीस ऑफ अनियन एंड पुल आउट ऑफ द थिन ट्रांसपेरेंट लेयर फ्रॉम इट्स इनर सरफेस। आपको क्या करना है, इनर सरफेस से उसके ऊपर एक वन पीस ऑफ अनियन जो है उसमें से हम क्या करते हैं, थिन ट्रांसपेरेंट लेयर जो होता है उसको हम निकालते हैं फोर्सेप्स से, है ना। फोर्सेप्स के हेल्प से हम उसको पुल आउट कर लेते हैं। दिस लेयर इज कॉल्ड द अनियन पील, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अनियन पील कहते हैं। पीस ऑफ द पील
in a petri dish containing a few drops of saffron red color stain for 30 सेकेंड, है ना। तो सैफरन क्या होता है, एक रेड कलर स्टेन होता है ना। दिस विल गिव अ पिंकिश कलर टू द सेल एंड हेल्प अस टू सी देम क्लियरली। और इस सैफरन के कारण जो है, जो हमारा अनियन पील था, तो जब हमने उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स डाले सैफरन के और 30 सेकेंड तक वेट किया, तो इसके कारण क्या है कि जो उसका कलर था वो क्या हो गया, पिंकिश हो गया। विद द हेल्प ऑफ दिस थिन ब्रश ट्रांसफर द अनियन पील टू अनदर petri dish containing water to rinse the peel and remove the extra stain। ठीक, तो यहाँ देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको एक्टिविटी दिखाया गया है। ठीक है, with the help of the thin brush transfer the onion peel to another petri dish containing water to rinse the peel and remove extra stains। फिर आपको क्या करना है कि उसके अंदर आपको उसको रिंस करना है पील्स को, ताकि हम उसके ऊपर रिमूव कर सके, जो एक्स्ट्रा स्ट्रेन है उसको हटा सके। नाउ केयरफुली प्लेस द स्ट्रेन अनियन पील ऑन द ग्लास स्लाइड यूजिंग अ थिन ब्रश। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रखना है, ठीक है, और थिन ब्रश से इसको क्या कर लेना है, ग्लास साइड्स की तरफ से, ऑन द ग्लास साइड यूजिंग अ थिन ब्रश इंश्योरिंग इट डज नॉट ब्रेक और फोल्ड। और इसको अच्छे तरीके से आपको स्ट्रेन को प्लेस करना है ताकि आप इसको तोड़े ना, है ना, डैमेज ना करें ना मुड़े। पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन। फिर आपको क्या करना है, उस पर एक ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन डालना है ओवर द अनियन पील ऑन द स्लाइड। द ग्लिसरीन विल प्रिवेंट ड्राइंग अप ऑफ द सेल एंड इम्प्रूव क्लियरली फॉर बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ सेल। तो ग्लिसरीन के कारण क्या है कि ये ड्राई अप होने से बच जाएगा, और जब ये ड्राई अप नहीं होगा तो हम इसको अच्छे तरीके से क्लियरली इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सेल का जो विजुअलाइजेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, इसलिए हम उसके ऊपर क्या करते हैं, ग्लिसरीन रखते हैं। स्लोली प्लेस अ कवर स्लिप ओवर अ पील यूजिंग अ नीडल। नीडल की हेल्प से क्या करना है, आपको एक कवर स्लिप रखना है ना, इसके ऊपर जो है एक कवर स्लिप रखना है। ठीक, सच दैट नो एयर बबल्स गेट ट्रैप। और इस तरीके से रखना है कि इसके बीच में जो है किसी भी तरीके का एयर बबल नहीं आना चाहिए। यूज ब्लॉटिंग पेपर टू जेंटली वाइप ऑफ एक्स्ट्रा ग्लिसरीन अराउंड द एज ऑफ द कवर स्लिप। तो जब आप इसके ऊपर रखेंगे तो ये जो इसका एज है ना, इस एज पे जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन है आपको वाइप आउट कर लेना है। ठीक, ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब आपको क्या करना है, माइक्रोस्कोप के अंदर रखना है, ठीक, और इसको ऑब्जर्व करना है। अ सिंपल फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप विल सफिस कंपेयर इट विथ फिगर 2.3 से, है ना। तो 2.3 से में आपको दिखाया गया है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे इस तरीके से जो है हम पूरा सेल के स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं। तो ये जो लाइनिंग आपको दिख रहा है ना, ये, ठीक है, ये सब जो लाइनिंग आपको दिख रहा है ये क्या है, सेल वॉल है। ठीक है, और ये जो है ये क्या है हमारा, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और बीच में जो देख रहे हैं हर एक कंपार्टमेंट में आपको एक डॉट पार्ट दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है ना, इस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, व्हाट सिमिलरिटी डू यू फाइंड इन द फिगर 2.3c एंड फिगर 2.3d। इस दोनों फिगर में आप क्या सिमिलरिटी देख रहे हैं, है ना। सिमिलरिटी ये है कि ये जो भी स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि इसमें कई सारे कंपार्टमेंट्स हैं, है ना, और सभी कंपार्टमेंट्स क्या है, चारों तरफ से क्लोज है। ठीक, तो हमने एक चीज ये ऑब्जर्व किया, और यहाँ जो सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में दिया हुआ है उसके बारे में हमने ऑब्जर्व किया। ठीक है, यू विल ऑब्जर्व नियरली रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर अंडर द माइक्रोस्कोप, दीज आर द सेल ऑफ द अनियन पील। हमने क्या देखा कि इसके अंदर जस्ट ऐसे ही जैसे हमारा वॉल होता है वैसे ही हमने रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, विच आर क्लोजली अरेंज्ड विदाउट एनी स्पेसेस। और जो है इनके बीच में, जैसे यहाँ पे ब्लॉक्स के बीच में, ब्रिक्स के बीच में कोई भी स्पेसेस नहीं है, यहाँ पे भी हमको किसी प्रकार का स्पेस देखने को नहीं मिलता है इन सेल्स के बीच में। ट्राई टू ऑब्जर्व द पील ऑफ द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। अब आपको क्या करना है कि अपने आसपास के जो लीव्स है ना, प्लांट्स के जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स के जो लीव्स है उनके पील्स को ऑब्जर्व करना है ना, माइक्रोस्कोप के हेल्प से। यू विल फाइंड द ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। आप ये ढूंढ पाएंगे कि ये जितने भी प्लांट्स हैं ये सभी सेल से मिलकर बने हुए हैं।
व्हाट डू यू थिंक द बॉडी ऑफ एनिमल इज मेड ऑफ? तो आपको क्या लगता है कि जो एनिमल्स है ना, इनका जो शरीर है, बॉडी है, वो किससे बना हुआ है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एक्टिविटी है लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो एक एक्टिविटी आपको दिया हुआ है ना, ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं, है ना, सिंपल एक्टिविटी है जहाँ पे आप सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। ठीक है, यह है माउंट ऑफ ह्यूमन चीक सेल। ठीक, चलिए एक बार हम ही लोग देख लेते हैं। रिंस योर माउथ विथ क्लीन वाटर, है ना, रिंस का मतलब होता है धोना। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप क्लीन वाटर से अपने माउथ को धो ले। यूज द ब्लंट एंड ऑफ अ क्लीन टूथपिक, है ना, आपको क्या करना है, एक टूथपिक लेना है एंड जेंटली स्क्रैप द इनसाइड ऑफ योर चीक, और आपके गाल के अंदर जो क्या है इनसाइड, उसको स्क्रैप से क्या करना है, जेंटली स्क्रैप करना है और उसको बाहर निकाल लेना है। ठीक, प्लेस द स्क्रैप मटेरियल इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द ग्लास, सॉरी अ क्लीन ग्लास स्लाइड एंड स्प्रेड इट इवनली। फिर आपको क्या करना है कि जो स्क्रैप मटेरियल आपने लिया है अपने माउथ से, ठीक है, इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड। तो जो ग्लास स्लाइड हमने जो माइक्रोस्कोप में देखा था पिछले एक्टिविटी में, वैसे ही ग्लास स्लाइड पे आपको क्या करना है, ड्रॉप ऑफ वाटर रखना है एंड स्प्रेड इट इवनली, और उसको अच्छे तरीके से उस पर फैला लेना है। एंड अ ड्रॉप ऑफ मेथिलीन ब्लू, है ना, और एक ड्रॉप ऑफ क्या लेना है, ड्रॉप लेना है आपको मेथिलीन ब्लू का, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लू कलर्ड स्टेन, है ना, ओवर द material on slide. Adding stain improve the visibility of the material under the microscope by increasing contrast. तो मेथिलीन ब्लू डालने के बाद क्या होगा कि ये जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंडर लाएंगे तो उसके कंट्रास्ट को इंक्रीज कर देगा, ताकि हम अच्छे तरीके से उसके हर एक कलर्स को हम देख सके। ठीक है, उसके अंदर की जो विजिबिलिटी है वो क्या हो जाए, इनहेंस हो जाए। After 1 minute, add a drop of glycerin over the material on the slide to prevent the cell from drying. फिर आपको क्या करना है, ग्लिसरीन उसके ऊपर डालना है ताकि जो हमने स्लाइड्स के ऊपर जो सेल्स को रखा है वो ड्राई होने से बचे, है ना, सूखे ना। नाउ केयरफुली प्लेस अ क्लीन कवर स्लिप on the material and remove the excess glycerin from the edge of the cover slip using blotting paper. तो ब्लोटिंग पेपर से क्या करना है, जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन है उसको हमको अच्छे तरीके से कवर स्लिप से अराउंड जो उसके एज पे एक्स्ट्रा ग्लिसरीन है उसको वाइप आउट कर लेना है। ठीक, ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड ड्रॉ व्हाट यू सी इन योर नोटबुक। तो जब आप माइक्रोस्कोप के अंडर जो चीज़ें आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, आपको क्या करना है, अपने नोटबुक पे उसके सिमिलर स्ट्रक्चर आपको बना लेना है ना। तो जब आप वो सिमिलर स्ट्रक्चर बनाइएगा तो वो स्ट्रक्चर इस प्रकार का होगा। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा हमारे पास, है ना, ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व अ पॉलीगन शेप्ड स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर 2.4। तो आपने जो ऑब्जर्व किया है वो क्या है, एक पॉलीगन स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि हमने माइक्रोस्कोप के अंडर देखा। दीज आर चिक सेल, ये जो है क्या है, चिक सेल है। ठीक है, जो हमारा चिक है उसके सेल है विच फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ योर माउथ, जो कि क्या करता है, आपके मुंह का जो इनर लाइनिंग है, माउथ का इनर लाइन है, उसको बनाता है। What similarities and differences did you observe between the cell of onion peel in activity 2.2 and human cheek cell in activity 2.3? तो आपने क्या सिमिलैरिटी देखा दोनों के अंदर, है ना, और क्या डिफरेंसेस देखा, है ना, इन दोनों को क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है। यू हैव ऑब्जर्व दैट सेल हैव 3 मेन पार्ट्स। हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो सेल्स है उसके 3 मेन पार्ट है। कौन कौन, तो एक आपका सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है आपका न्यूक्लियस, है ना, और थर्ड है आपका साइटोप्लाज्म। ये क्या है, सेल के मेन 3 पार्ट्स है। द आउटर लेयर इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल का जो आउटर लेयर है ना, ये इसको हम क्या कह रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। द राउंड स्ट्रक्चर इन द मिडिल इज द न्यूक्लियस, जो ये राउंड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है
इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक, द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो ये स्पेस होता है, ये जो स्पेस भरा होता है इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म, है ना। तो ये जो स्पेसेस आपको दिख रहा है ना, ये किससे भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस पार्ट ऑफ अ सेल, सम सेल लाइक अनियन peel cells have an extra outer layer called the cell wall, है ना। कुछ सेल्स ऐसे हैं जैसे कि हमारा अनियन peel cells थे, उनके पास एक्स्ट्रा आउटर लेयर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, है ना। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर इन अ सेल। तो जो सेल के अंदर जो ये स्ट्रक्चर्स है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट फंक्शन डू दे परफॉर्म, किस तरीके के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, आर दिस फंक्शंस इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, क्या ये जो फंक्शंस है ये हमारे मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए इनका क्या महत्व है ना, या क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इनक्लोज द साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, साइटोप्लाज्म को इनक्लोज करता है ना, यानी बांध के रखता है, चारों तरफ से बाउंड्री क्रिएट करता है। एंड न्यूक्लियस, द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट वन सेल फ्रॉम अनदर, ये जो सेल मेम्ब्रेन है क्या कर रहा है, एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट कर रहा है ना। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इससे जो है हर एक सेल क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है। इट इज पोरस एंड अलाउ द एंट्री ऑफ मटेरियल एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस एंड एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो ये क्या है, पोरस होता है ना, यानी इसके थ्रू कुछ सब्सटेंसेस इनवर्ड या आउटवर्ड मूव कर सकते हैं। तो ये अलाउ करता है एंट्री ऑफ मटेरियल एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, यानी वैसे मटेरियल्स जो कि हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए क्या है, इसेंशियल है, एंड एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल, और जो वेस्ट मटेरियल है उसके एग्जिट के लिए पैसेज क्रिएट करता है ना। साइटोप्लाज्म कंटेन्स अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म क्या है, बिसाइड्स न्यूक्लियस और भी कई सारे कंपोनेंट्स ऑफ सेल को कंटेन करता है, एंड कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स को भी, सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स, है ना, सॉल्ट। मोस्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस टेक प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म, है ना। तो अधिकतर लाइफ प्रोसेस जो है वो कहाँ परफॉर्म होता है, तो परफॉर्म होता है विद इन द साइटोप्लाज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। द न्यूक्लियस रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटीज दैट ऑक्योर्स विद इन द सेल, यानी जो न्यूक्लियस है ये क्या है, रेगुलेट करता है जितने भी एक्टिविटीज है जो सेल के अंदर होते हैं। इन ऑल्सो रेगुलेट ग्रोथ, और ये सेल के ग्रोथ को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है ना। तो यानी जो न्यूक्लियस है ये नियंत्रण रखेगा, है ना, रेगुलेट करता है, नियंत्रक है, ताकि जो सेल की एक्टिविटी है उसको और जो सेल के ग्रोथ है उसको। द सेल वॉल इन द प्लांट सेल प्रोवाइड रिजिडिटी, जो ये सेल वॉल होते हैं प्लांट्स में, ये प्लांट सेल्स को क्या प्रोवाइड कराते हैं, रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, और उसको क्या देते हैं, प्लांट्स को स्ट्रेंथन करते हैं। दिस इज वाई ऑल सेल्स आर अरेंज कॉम्पैक्टली विथ ईच अदर एंड लुक फर्म इन स्ट्रक्चर। ठीक, तो इसीलिए जो है जो सेल्स अरेंज्ड होते हैं कॉम्पैक्टली, है ना, यानी बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में जहां पे कोई भी स्पेस नहीं होता है, विच ईच अदर एंड लुक फर्म इन स्ट्रक्चर, और एक फॉर्म को स्ट्रक्चराइज करता है। ठीक है, चलिए अ स्टेप फर्दर, है ना, एक कदम आगे बढ़ते हैं। सेल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैव टाइनी रॉड शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लास्टिड्स। तो जो सेल है ना, प्लांट्स के हर एक पार्ट्स में जिनके पास क्या होता है, टाइनी रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिड्स। सम प्लास्टिड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट, सम प्लास्टिड लाइक क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल विच मेक्स देम ग्रीन एंड हेल्प इन फोटोसिंथेटिक। तो ये जो प्लास्टिड्स है, जैसे कि हमारा प्लांट सेल में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोफिल को कंटेन करता है जो कि हेल्प्स करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। इन नॉन ग्रीन पार्ट्स
they help in the storage of substance. Plant cell also have a large empty looking space called vascule. तो ये प्लांट सेल है ऑल्सो हैव अ लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस कॉल्ड अ वैस्क्यूल। तो प्लांट सेल्स के पास एक लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वैस्क्यूल कहते हैं, मतलब खाली जगह होता है। दिस हेल्प्स द प्लांट सेल स्टोर इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, और ये जो है स्टोर करता है ना, यानी प्लांट सेल को जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस की जरूरत होती है, नेसेसिटी होती है, उसको ये वैस्क्यूल में स्टोर करता है। गेट रीड ऑफ वेस्ट एंड मेंटेनेंस द शेप ऑफ द सेल, और ये क्या करता है, वेस्ट को बाहर निकालता है और मेंटेन करता है शेप ऑफ द सेल को। दिस गिव्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट, और यही क्या करेगा, प्लांट्स को स्ट्रेंथन भी करेगा और सपोर्ट भी करेगा, ठीक है। इन एनिमल सेल वेस्क्यूल्स आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट। एनिमल सेल्स में क्या है कि ये जो वेस्क्यूल्स है ना, ये प्रेजेंट नहीं होता है। इट प्रेजेंट दे आर यूजुअली स्मॉल, दिस स्मॉल वेस्क्यूल्स स्टोर सर्टेन सब्सटेंस। तो बेसिकली क्या है कि एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है जहाँ पे किसी सर्टेन सब्सटेंस को स्टोर किया जाता है। डिजॉल्व इन वाटर, जो कि वाटर में डिजॉल्व हो सकता है। सो अ सेल इज नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड। तो हम कह सकते हैं कि जो सेल है ये सिर्फ एक सिंपल बैग नहीं है जो कि लिक्विड से भरा हुआ है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यानी एक जटिल संरचना है, ठीक है। मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स ईच विथ इट्स ओन स्पेशल फंक्शन। ये कई डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना होता है जहाँ पे हर एक डिफरेंट पार्ट्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। टू अलाउ द सेल एंड टर्न द इंटायर ऑर्गेनिज्म टू वर्क, है ना। तो यही जो है सेल को फंक्शन करने के लिए अलाउ भी करता है एंड पूरे इंटायर ऑर्गेनिज्म को काम कर ऑर्गेनिज्म जो है किस तरीके से फंक्शन कर पाता है या काम कर पाता है, ठीक। चलिए यहाँ पे आपको सेल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है दो फॉर्म में। एक है आपका स्कीमेटिक ड्राइंग ऑफ एन एनिमल सेल और दूसरा है आपका प्लांट सेल, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे जब आप स्ट्रक्चर देखिएगा, है ना, तो इसमें देखिए क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या डिफरेंशिएशन है। तो ये हमारा एनिमल सेल है और ये हमारा प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल में हम सेल वॉल को देख रहे हैं, लेकिन एनिमल सेल में हमको सेल वॉल नहीं दिख रहा है, ठीक। तो सेल वॉल जो है ये एनिमल्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन, यानी ये प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में, यानी दोनों में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होता है। फिर आपका प्लास्टिड एज लाइक क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। अगला है आपका साइटोप्लाज्म, ये दोनों में प्रेजेंट होता है। फिर है आपका वेस्क्यूल, ये दोनों में सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। अगला है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, पावर हाउस ऑफ सेल, ये दोनों में प्रेजेंट होता है ना। तो सिमिलरिटी क्या है, तो सिमिलरिटी है आपका सेल मेम्ब्रेन, है ना, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और कौन है जो एक दूसरे को डिफरेंशिएट करता है, तो आपका सेल वॉल, है ना, क्लोरोप्लास्ट एंड वेस्क्यूल। यानी सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड वेस्क्यूल विच आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल, है ना। तो एनिमल सेल में नहीं होगा, सिर्फ प्लांट सेल में होगा, है ना। और सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक। तो हमने डिफरेंस को भी देख लिया और सिमिलरिटीज को भी देख लिया। वी हैव नाउ अंडरस्टूड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो अब जो है हम सेल के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं। एंड वी नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंड द प्लांट एंड एनिमल सेल डिफर इन शेप एंड स्ट्रक्चर। और हम ये भी समझ चुके हैं कि जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है एक दूसरे से शेप में कैसे डिफरेंट होते हैं, है ना, और स्ट्रक्चर में कैसे होते हैं। डू डिफरेंट एनिमल सेल ऑल्सो वेरी इन देयर शेप एंड स्ट्रक्चर, है ना। क्या जो एनिमल सेल है ये भी एक दूसरे से शेप और स्ट्रक्चर में वेरी करते हैं, है ना। तो चलिए अब आप हम लोग देखेंगे वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो जो शेप और स्ट्रक्चर होता है सेल का, क्या ये एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कंप्लीटली एक ही टाइप के होते हैं या फिर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो अब हम सेल स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं। अब देखेंगे कि फंक्शंस के बेस पे वो किस प्रकार एक दूसरे से अलग होते हैं, उनके अंदर कैसे कितने वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है मसल सेल, है ना।
मसल्स सेल क्या है, हमारे बॉडी के रिफ्लेक्सेस में हेल्प करता है ना, हमारे बॉडी के रिफ्लेक्सेस में हेल्प करता है। रिफ्लेक्सेस क्या है, तो सडन मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी है ना, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सेस। अगला है आपका नर्व सेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इन ह्यूमंस। तो नर्व सेल क्या करता है, तो नर्व सेल जो है हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस को देखता है ना, कि हमारा बॉडी किस तरीके से कंट्रोल हो, और ये जो सारे सेल्स है ना, जो हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उनके बीच कोऑर्डिनेशन हो सके। ठीक है, तो हर एक सेल्स का अपना अपना डिफरेंट फंक्शन है। द मसल सेल्स एंड नर्व सेल ऑफ ह्यूमंस आर शोन इन फिगर 2.6 ए एंड बी। व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस यू सेम देम। तो इस दोनों के अंदर आप क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंसेस देख रहे हैं, है ना। तो दोनों का फिगर आपको डिफरेंट ही दिख रहा है ना, तो इसका मतलब है कि इसमें बहुत सारे डिफरेंशिएशन हो गए, लेकिन ऐसा नहीं कि सिमिलरिटी भी नहीं होगा, सिमिलरिटी होगा, बिल्कुल होगा। अ मसल सेल इज शेप लाइक अ स्पिंडल, है ना, तो ये जो है एक स्पिंडल के फॉर्म में होता है, इसका जो शेप है एक स्पाइंडल के रूप में होता है। वाइल अ नर्व सेल इज अ वेरी लॉन्ग हैज ब्रांचेज, और दूसरी तरफ जो हमारा नर्व सेल है ये लंबा होता है और ब्रांचेस के फॉर्म में होता है। सिमिलरली सम सेल्स आर राउंड इन शेप, ठीक इसी तरीके से क्या है कि कुछ सेल जो है राउंड शेप के होते हैं, वाइल अदर्स आर लॉन्ग एंड थिन, जबकि कुछ जो है लंबे हैं और पतले होते हैं। द नंबर्स ऑफ सेल ऑल्सो वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, और जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर नंबर ऑफ सेल होते हैं ये भी एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक, वाई डू सेल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये जो सेल है वो एक दूसरे से अलग क्यों दिखते हैं, है ना, क्या रीजन है। डज द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल रिलेट टू इट्स फंक्शन, तो क्या जो इसका शेप है और स्ट्रक्चर है उस सेल के फंक्शन से क्या उससे रिलेट करता है, तो बिल्कुल करता है। चलिए आगे देखते हैं। द यूनिक शेप एंड साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल हेल्प देम कैरी आउट देयर स्पेसिफिक फंक्शंस, यानी जो इस सेल का यूनिक शेप एंड साइज और स्ट्रक्चर है यही सेल को हेल्प करता है ताकि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर सके। ठीक, बट हाउ डू दिस सेल हेल्प्स इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन इन द बॉडी, है ना, लेकिन वो किस तरीके से करता है, लेट्स फाइंड आउट। You observe in activity 2.3 the inner cheek cells are thin and flat. हमने एक्टिविटी के थ्रू देखा था कि हमारे इनर चिक सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो होते हैं थिन और फ्लैट होते हैं। दे फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ चिक, ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव लाइनिंग बनाता है ना, जिससे हम हमारा जो इनर चिक है वो क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे। नर्व सेल्स ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन्स, जो नर्व सेल्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं, जो कि क्या करता है, मैसेज को कैरी करता है इन आवर बॉडी। ठीक है, क्लास 10th में जब जाइएगा तो आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप इसको डिटेल्स में पढ़िएगा। द इलोंगेटेड शेप एंड ब्रांच्ड स्ट्रक्चर हेल्प देम रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड पास ऑन मैसेज क्विकली। सिमिलरली प्लांट सेल ऑल्सो show variation in plants. Two cells may be rectangular, elongated, oval, or even tube-like. Some plant cell from long tube that help carry water throughout the plant, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स में ही सेल्स के जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, प्लांट्स में भी होता है ना, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, ये हेल्प करता है किसके, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के अलग अलग पार्ट से जो मैसेज है ना, उसको पास ऑन करेगा और क्विकली करेगा, तुरंत करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर आप खेल रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, या किचन में है, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई गर्म बर्तन रखा होता है, गलती से आप उसको छू लेते हैं, है ना, तो जैसे ही छूते हैं, जैसे आपका हाथ जलता है, सडनली क्या करते हैं, अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेते हैं। तो ये जो मूवमेंट हुआ है ना, ये मैसेज पास ऑन जो हुआ ये आपके न्यूरॉन्स के थ्रू होता है ना, ये आपके ब्रेन के पास मैसेज गया, फिर ब्रेन जो है आपके मसल्स को मैसेज भेजता है, तब जाके आप उसके अपने हाथों को वहां से हटाते हैं। क्यों, क्योंकि आपका हाथ जल रहा होता है। ठीक, तो ब्रेन जो है अपने हाथों को हटा लेता है, क्योंकि हमारा हाथ जल रहा है तो हम उसको पीछे खींच लेते हैं। ठीक, उसी तरीके से प्लांट सेल जो है वो भी वेरिएशन को शो करते हैं, जहाँ पे उसके सेल्स जो है रेक्टेंगुलर, इलोंगेटेड, ओवल और इवन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो प्लांट सेल है ये भी
लॉन्ग ट्यूब्स फॉर्म करते हैं, है ना, दैट हेल्प कैरी वाटर थ्रू आउट द प्लांट, जिसके कारण क्या है, वो वाटर को थ्रू आउट प्लांट्स कैरी करता है ना, यानी पूरे प्लांट्स में पानी को ले जाते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रेड 7, आपने ग्रेड 7 में ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने होते हैं। आगे है, अ ग्रुप ऑफ मसल सेल्स आर प्रेजेंट इन द फूड पाइप, these cells contract and relax in वेब लाइक मैनर, तो जो हमारे मसल सेल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड पाइप में, ये जो सेल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, है ना, जिसके कारण क्या है कि एक वेव्स क्रिएट होता है ना, यानी वेव लाइक मैनर में क्या करते हैं, रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो कि फूड को आगे पुश करने में क्या करता है, हेल्प करता है ना, डाउन टू द स्टमक, है ना, जिसके कारण क्या है कि आपका जो फूड है वो आपके स्टमक में पहुंच पाता है। तो इनका जो फंक्शंस है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, फूड्स को आगे ट्रांसफर करने के लिए। दिस मूवमेंट इज पॉसिबल बिकॉज मसल सेल्स आर थिन, फ्लेक्सिबल एंड सिंपल शेप, और इसी कारण जो है मूवमेंट पॉसिबल होता है जस्ट बिकॉज कि जो ये मसल सेल्स है ये थिन होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना, अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं होगा। फ्लेक्सिबल एंड स्पेंडल शेप, द स्टमक ऑल्सो हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, फिर वही जब आपका स्टमक है वो उसका जो सेल है ना, टाइप्स ऑफ सेल है, वो परफॉर्म करता है डिफरेंट फंक्शन को, है ना, तो वो भी अलग टाइप ऑफ सेल होगा। मसल सेल्स इन द स्टमक वॉल हेल्प चर्न द फूड, इसके अंदर जो मसल सेल्स होते हैं ये फूड को क्या करता है, चर्न करने में हेल्प करता है। अदर्स सेल इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस, जबकि दूसरे जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक जो होता है वो प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव जूस को, है ना, ताकि वो फूड को क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके, एंड एसिड को, ठीक है, दैट हेल्प ब्रेक डाउन द फूड, जिसके कारण क्या है, फूड्स ब्रेक डाउन हो पाता है। ऑल दिस सेल्स वर्क टुगेदर टू मेक डाइजेशन पॉसिबल, और ये सारे सेल एक साथ मिलकर इसलिए काम करते हैं ताकि जो है वो फूड क्या हो सके, डाइजेस्ट हो सके, है ना, यानी हमारा डाइजेशन पॉसिबल हो सके। व्हाट आर द लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो लेवल होता है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से वो काम करते हैं, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स वे, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का खासकर जो मल्टी सेलुलर्स है उनके जो सेल्स होते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में अरेंज होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। सेल फिगर 2.7 ए आपको यहाँ दिखाया गया है, ठीक है, तो फर्स्टली क्या है कि आपका सेल है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल क्या करता है, टिश्यूज को बनाता है, ठीक है, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर क्या करते हैं, एक ऑर्गन को फॉर्म करते हैं, फिर ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बनता है और तब जाके क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है ना। चलिए, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दिया हुआ है ना, देखिए, तो आपके लिए यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है, सेल to tissue, tissue to organ, organ to organ system, and organ system will create a organisms। तो देखिए, इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसीलिए हम सेल को क्या कह रहे हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जस्ट लाइक अ ब्रिक इज द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल, है ना, ठीक वैसे ही जैसे किसी भी वॉल का जो बेसिक यूनिट होता है वो ब्रिक्स होता है, तो जब हम वॉल को फॉर्म करते हैं ना, क्रिएट करते हैं, तो एक एक ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के क्या करते हैं, एक वॉल को बनाता है, ठीक वैसे ही क्या है कि सेल भी क्या है कि एक साथ जुड़ के क्या बनाते हैं, एक टिश्यू को फॉर्म करता है और इस तरीके से आगे वो ऑर्डर बढ़ता है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फ्रॉम अ टाइप ऑफ टिश्यू, है ना, तो एक टाइप ऑफ जो सेल होते हैं, सिमिलर सेल्स होते हैं, वो एक तरीके के टिश्यूज को बनाते हैं। डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एन ऑर्गन, फिर डिफरेंट टिश्यूज जो है वो एक साथ ऑर्गेनाइज होते हैं ताकि एक ऑर्गन को फॉर्म कर सके। फिर सेवरल ऑर्गन, यानी अलग अलग ऑर्गन जो है काम करते हैं, ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम।
लेकिन ये जो अलग अलग ऑर्गन्स है ये एक साथ काम करते हैं। जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काम करते हैं, इसलिए उसको क्या करें, ऑर्गन सिस्टम करें। दैट परफॉर्म्स अ मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी, जो कि एक बॉडी के मेजर फंक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। ऑल द ऑर्गन सिस्टम टुगेदर मेक अप अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। और ये सारे ऑर्गन सिस्टम जो है एक साथ मिलकर क्या करते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। लाइक अ प्लांट और एनिमल, है ना, जैसे प्लांट या फिर कोई एनिमल हो। सो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर सेल टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम, एंड organ system will make organism. This level of organization help us understand how simple building blocks like cell come together to form a complex living being. तो ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये हमको समझने में मदद करता है आसानी से कि किस तरीके से जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है लाइक सेल एक साथ आते हैं, है ना, और टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग, है ना, एक ऐसे लिविंग बीइंग को फॉर्म करते हैं जिनका जो बॉडी है वो कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है ना, यानी जटिल रूप में होता है। द लाइफ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स बीइंग विद अ सिंगल सेल एग। तो जो ये कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसका जो जीवन का शुरुआत होता है वो सिर्फ एक सिंगल सेल और एग से होता है। द एग ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स has an amazing ability to divide repeatedly to form a complete living being made up of many cells. तो जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्टार्ट होता है तो वो एक सेल और एक के फ्यूजन से बनता है ना। तो ये क्या है, रिपीटेडली फॉर्म में, यानी एक के बाद एक के बाद क्या है, लगातार वो क्या होगा, डिवाइड होते जाएगा और तब जाके वो कंप्लीट फॉर्म में एक लिविंग बीइंग को तैयार करेगा, है ना, ठीक, जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बने होंगे। सच लिविंग बीइंग आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे लिविंग बीइंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मतलब बहुत सारे सेल मिलकर किसी भी ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेंगे, ठीक है, और वैसा ऑर्गेनिज्म जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी। कॉम्प्लेक्सिटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल एक साथ आते हैं ताकि एक ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन को, सॉरी, लाइफ प्रोसेस को क्या कर सके, परफॉर्म कर सके, ठीक। Animals, including humans and plants, are example of multicellular organisms. तो humans है ना, animals है ना, plants, ये सभी का है एग्जाम्पल है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका सेक्शन एवर हर्ड ऑफ, है ना। अगर आपने किसी चीज के बारे में कभी सुना हुआ है तो एक छोटा सा सेक्शन है कि आपने उसके बारे में सुना है कि नहीं, ठीक। द यॉक, द येलो पार्ट ऑफ एन एग, है ना। तो जो अंडा होता है, जब आप अंडे को काटते हैं बीच से, बॉयल एग को, या फिर ऐसे भी जब तोड़िएगा तो उसके अंदर एक आपको यॉक दिखेगा, है ना, येलो पार्ट ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग इज अ सिंगल सेल। तो जो शुतुरमुर्ग होता है उसके एक के अंदर जो आप ये और यॉक देख रहे हैं, ये येलो पार्ट है ना, ये जो येलो पार्ट देख रहे हैं ये एक सिंगल सेल होता है ना, मेजरिंग अबाउट 130 मिलीमीटर टू 170 मिलीमीटर इन डायमीटर। यानी इसका जो डायमीटर होता है वो 130 मिलीमीटर से लेकर 170 मिलीमीटर तक हो सकता है। द एग कंटेन एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर मटेरियल। और इसके साथ साथ क्या है, ये जो एक बहुत सारे नॉन सेलुलर मटेरियल्स, एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर मटेरियल्स को भी कैरी करता है। अ सेल फॉर प्रोटेक्शन एंड अ वाइट लिक्विड दैट नरिशेस द सेल ड्यूरिंग इट्स कंटिन्यूड डेवलपमेंट। और ये जो व्हाइट लिक्विड होता है ये नरिश करता है उस सेल को ड्यूरिंग इट्स कंटिन्यूड डेवलपमेंट, यानी उसके लगातार हो रहे डेवलपमेंट के दौरान ये व्हाइट लिक्विड जो है उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है, ताकि वो डेवलप हो सके अच्छे से, ठीक। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। चलिए अब हम लोग पहुंच गए कहा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे, ठीक। तो सेल को बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा कि किस तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, है ना, उनके डिफरेंट पार्ट्स हैं, हाउ दे परफॉर्म, हाउ दे फंक्शंस, हाउ दे बिल्ड, है ना, हाउ दे बिहेव, है ना, हाउ देयर स्ट्रक्चर्स। तो इन सभी चीजों को हमने पढ़ लिया, ठीक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक। तो आज का सेशन जो है बहुत लंबा हो चुका है, तो फिर आपका जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा हो। तो फिर नेक्स्ट डे हम आपके लिए
और इसी चैप्टर का अगला सेशन लेके हाजिर होंगे, जहाँ पे हम फिर आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप जो आपके थॉट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर कोई आपके डाउट्स रह गए हैं तो आपके अगले सेशन में जाकर उन डाउट्स को क्लियर करने का हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। तो गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर वंडरफुल साइंस जर्नी। सी यू in next video.